जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है पेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड बेसिक टेक्नोलॉजी। उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आज हमने सीखना है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स किन को कहते हैं? अज्जा को कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं या कंपोनेंट्स को कहते हैं। यानी पेंट किन किन कंपोनेंट्स, किन किन इंग्रेडिएंट्स, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना होता है। उन इंग्रेडिएंट्स को, उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो कल हमने लेक्चर में ये सीखा था कि पेंट के अंदर पेंट की टाइप चाहे जो मर्जी हो, चाहे आपने पेंट को उसमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बुनियाद पे क्लासिफाई कर रहे हो, चाहे उनके फंक्शंस की बुनियाद पे कोई क्लास ले रहे हो, या आप उनके वर्किंग प्रिंसिपल या क्योरिंग प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हो। क्लास कोई भी हो तो तकरीबन तमाम पेंट्स जो हैं वो तीन अहम कॉन्स्टिट्यूएंट्स से उन पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें नंबर 1 हमने कहा था बाइंडर होता है। नंबर 2 हमने कहा था कि उसके अंदर पिगमेंट्स एंड अदर एडिटिव्स होते हैं। और नंबर 3 जो है वो हमने कहा था कि उसके अंदर सॉल्वेंट्स होते हैं। और सॉल्वेंट्स के साथ में हमने लिख दिया था कि इफ एप्लीकेबल, कि लाजम नहीं है कि सारे हर तरह के पेंट के अंदर सॉल्वेंट हो। पीछे आपने टाइप भी पढ़ी कि कुछ ऐसे पेंट भी होते हैं जिनमें सॉल्वेंट्स नहीं होते। तो लिहाजा ये देखें, बाइंडर, पिगमेंट एंड अदर एडिटिव्स और सॉल्वेंट, ये तीन तरह के कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो मिलकर पेंट बनाते हैं। क्लियर है? अब ये जो हर एक कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या तरीकेकार है, क्या फंक्शन है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, और ओवरऑल स्पेशली अगर हम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो अहम और मेन है वो बाइंडर है। याद रखें, बाइंडर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके बगैर पेंट आप तस्वर ही नहीं कर सकते, पेंट बन ही नहीं सकता। तो बाइंडर की पहले पैराग्राफ के अंदर जो है वो हम कॉमन जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर हम वन बाय वन जो बाइंडर्स हैं उनकी डिटेल को पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर। बाइंडर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पेंट, यानी किसी भी पेंट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है? बाइंडर है। इज ऑफन रेफर टू एज अ फिल्म फॉर्मर, इसी वजह से बाइंडर को फिल्म फॉर्मर भी कहा जाता है। बाइंडर देखे, बाइंडर का मतलब क्या होता है? बाइंड करने वाला। जब दो चीजें हैं ना, आप भी अक्सर कभी अपनी बुक को भी ले जाए तो वो कहते हैं यार इसको बाइंड कर दे, यानी जो अलग अलग पेज थे कोई एक बाइंडर लगा देते हैं तो वो क्या होते हैं? वो इकट्ठे हो जाते हैं। बाइंडर का मतलब भी इकट्ठा करने वाला, जोड़ने वाला होता है। और पेंट के अंदर पेंट फिल्म बनाने वाला, पेंट के बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में जोड़ने वाला जो काम करता है वो बाइंडर काम करता है। इसलिए हम इसे बाइंडर भी कहते हैं और फिल्म फॉर्मर भी कहते हैं। बाइंडर ना हो तो पेंट जब आप जितना मर्जी, पहले बात तो बनेगा ही नहीं, और फिर अप्लाई करें तो पेंट जो है वो इंग्रेडिएंट्स, उसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में बाइंड नहीं हो पाएंगे और पेंट फिल्म नहीं बन पाएगी। इस वजह से चूंकि ये फिल्म फॉर्मर भी हैं और बाइंड करने वाले भी हैं, इसलिए हम इन्हें बाइंडर बोलते हैं जी। अदर टर्म्स आर व्हीकल एंड नॉन वोलेटाइल। बाइंडर्स जो हैं उनके लिए एक और टर्म यूज की जा रही है कि वो व्हीकल है। व्हीकल किसे कहते हैं? याद रखें, व्हीकल की डेफिनेशन ये है कि जब आप, जैसे चैप्टर नंबर 5 में लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि जब हम सॉल्वेंट और बाइंडर को आपस में मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसको व्हीकल कहा जाता है। मैं फिर दोहरा दूं कि बाइंडर और सॉल्वेंट को जब हम आपस में मिक्स करते हैं, हल करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसको व्हीकल बोला जाता है। तो व्हीकल बाइंडर को भी जनरली कहा जाता है कि जो बाइंडर जो है व्हीकल है। उसके बाद में नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ये दो टर्म्स हैं, पहले ये सीख लें फिर उसको फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। वोलेटाइल क्या है? कि एम्बिएंट टेम्परेचर पर जो सॉल्वेंट खुद ब खुद इवेपोरेट होते हैं वो वोलेटाइल कहलाते हैं।
और जो एम्बिएंट टेम्परेचर पर वोलेटाइल नहीं होते, यानी खुद ब खुद इवेपोरेट नहीं होते बल्कि सॉलिडिफाई होते हैं, वो नॉन वोलेटाइल कहलाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको वाजे करता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर पेंट के अंदर आपने पेट्रोल का इस्तेमाल किया, बेंजीन पेट्रोल का इस्तेमाल किया। अब ये जो पेट्रोल है डेफिनेटली आपने देखा होगा कि पेंट के अंदर ना भी वैसे ही पेट्रोल को आप उसका ढक्कन टैंक के जिस टैंक के अंदर मौजूद है उसका ढक्कन खोल दें तो एम्बिएंट टेम्परेचर पर वो खुद ब खुद उड़ता रहता है, खुद ब खुद इवेपोरेट होता रहता है। तो हर वो सॉल्वेंट या हर वो मटेरियल जो एम्बिएंट टेम्परेचर पर खुद ब खुद इवेपोरेट होता है उसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। बाइंडर सॉल्वेंट टेम्परेचर, ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, बाइंडर जो है वो इवेपोरेट नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है? तो बाइंडर की फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज अभी तक सामने आई? हमने कहा बाइंडर को फिल्म फॉर्मर भी कहते हैं। बाइंडर जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जब आप पेंट की सूरत में इसको बाइंडर को लगाते हैं तो इसी ने सॉलिडिफाई होना है, इसी ने ही सॉलिडिफाई होना है और इसी के अंदर जो है वो केमिकल चेंज आना है और उसी केमिकल के नतीजे में पेंट फिल्म ने जो है वो लिक्विड से ड्राई स्टेट में तब्दील होना है। तो पेंट अगर ये केमिकल चेंज बाइंडर के अंदर ही ना आए तो याद रखें पेंट जो है वो लिक्विड से ड्राई स्टेट में तब्दील ही नहीं होता। तो लिहाजा जितनी केमिकल चेंजेस जो आती हैं, रिएक्शंस जो होते हैं या पॉलीमराइजेशन का अमल जो होता है वो सब बाइंडर के अंदर हो रहा होता है। तो इस हवाले से देखा जाए तो बाइंडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कंपोनेंट है या मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। पेंट बाइंडर इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन the paint has to perform within vastly different environment। देखिए मुख्तलिफ तरह के जो है वो environment होते हैं और जिस environment में कौन सा binder ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, कौन सा binder ज्यादा प्रॉपर्टीज देता है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो पेंट सेलेक्ट किया जाता है। यानी जो पेंट आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन से एनवायरनमेंट में कौन सा पेंट जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो उसकी बेस जो होती है वो बाइंडर की प्रॉपर्टीज होती है। तो किसी भी पेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लें वो तकरीबन डिपेंड कर रही होती है इसी बाइंडर के ऊपर। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बाइंडर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम मेजर कंसिडरेशन ऑफ द बाइंडर्स आर। अब बाइंडर की वो मजीद और कुछ तारीफें करना चाहते हैं। देखिए जी, नंबर एक ईज ऑफ एप्लीकेशन। पेंट के अंदर जो फ्लो प्रॉपर्टीज है जिसे विस्कोसिटी बोला जाता है वो भी बाइंडर की वजह से है। अगर बाइंडर में फ्लो प्रॉपर्टी ना हो तो पेंट अप्लाई ही ना हो सके। तो जो आसानी है पेंट एप्लीकेशन की वो बाइंडर की वजह से इसमें पाए जाने वाली फ्लो या विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी की वजह से होता है। दूसरा, जब आप किसी सरफेस के ऊपर पेंट लगाते हैं तो हमने पीछे पढ़ा कि पेंट और सबस्ट्रेट के दरमियान में एक अच्छी पकड़ पैदा हो जाती है जिसको हम अडहियन कह रहे थे। और वो अडहियन वो पकड़ कब तक बनी रहेगी? जब तक बनी रहेगी उतनी हम उसकी लाइफ टाइम पेंट का जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि पेंट का लाइफ टाइम इतना होगा। अब ये बाइंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि बाइंडर जो है वो पकड़ कितनी ऑफर कर रहा है। डेफिनेटली अगर बाइंडर जो है वो पकड़ अच्छी कर रहा है और ज्यादा देर तक कर रहा है तो पेंट की लाइफ जो है वो भी ज्यादा होगी। तो पेंट से जो लाइफ एक्सपेक्ट की जा रही होती है वो भी पेंट के अंदर पाए जाने वाले बाइंडर के साथ रिलेट कर रही होती है। उसके बाद में आपने देखा होगा अक्सर के पेंट के ऊपर कोई चीज लगे, कोई साथ उसके साथ टच हो जाए, रगड़ खा जाए, तो रगड़ खाने के बाद जो है उसके ऊपर बाज दफा निशान बन जाता है और बाज दफा नहीं बनता। अच्छा बाइंडर वो है जो उस निशान को ना बनने दे। अब्रेशन रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं कि अब्रेशन या रगड़ के निशान को भी मुजाहमत करे, उसको रेजिस्टेंस दे। तो बाइंडर की ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर जब आप किसी एनवायरनमेंट में, जैसे हमने कहा था कि बाइंडर जो है वो या पेंट की सिलेक्शन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग की जाती है। एनवायरनमेंट आपको पता है कहीं किसी जगह पे एसिडिक एनवायरनमेंट होते हैं, किसी जगह पे अल्कलाइन एनवायरनमेंट होते हैं। तो चाहे तेजाबी हो या असासी किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो तो उनको रेजिस्टेंस, उनके तेजाबी या असासी अटैक्स को रेजिस्ट करने वाले जो होते हैं पेंट के अंदर वो बाइंडर ही होते हैं। इसी तरह पेंट के अंदर पाए जाने वाले जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिनको हमने पिगमेंट्स कहा था,
जो डिजॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट के अंदर भी और व्हीकल के अंदर भी, चले कह लें कि वो सॉलिड पार्टिकल्स जो व्हीकल के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, उनको पिगमेंट्स कहा जाता है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं उनको आपस में जो जोड़ के रखता है वो भी बाइंडर का काम है, वो भी बाइंडर का काम है। मैं इसकी मिसाल आपको यूं दे देता हूँ, पेंट से हटके ऐसे जनरल लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने कभी कोई एक वॉल, सीमेंटेड वॉल बनानी हो, तो आप क्या करते हैं, आपके पास ईंटें हैं, क्या ईंट को कभी आपने सीमेंट वाला जो मसाला है, मोर्टार है, उसके अंदर उसको डिजॉल्व होता देखा है? नहीं, कभी नहीं होता। और अगर वो मसाला सीमेंट वाला, सीमेंट और रेत और पानी आप आपस में मिला देते हैं और वो जो आप मिक्सचर बना लेते हैं, वो समझ लें एक तरह का व्हीकल है। अकेला खुश्क सीमेंट होगा तो क्या वो पकड़ करेगा? नहीं करेगा। जब आपने उसमें सॉल्वेंट डाला है वो व्हीकल बन गया। अब ये जो सीमेंट है वो ईंटों को पकड़ कर जितनी अच्छी करेगा उतनी वो पायदार किस्म की वॉल बनेगी। तो समझ लें वो ईंटें जो हैं वो क्या है, वो पेंट के पिगमेंट्स हैं, और जो सॉलिड है सॉलिड ही रहते हैं पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। अगर पकड़ खत्म होती है तो लाइफ खत्म होती है, तो सिर्फ सीमेंट की होती है, लेकिन ईंट जो है पहले दिन जैसी थी वैसी आखिरी दिन भी होती है, यानी सॉलिड की सॉलिड ही रहती है। इसी तरह पेंट के अंदर भी जो पिगमेंट्स हैं वो सॉलिड के सॉलिड ही रहते हैं, चाहे वो पहले दिन का पेंट हो, चाहे वो अपनी लाइफ पूरी करने वाला पेंट हो। तो सॉलिड पार्टिकल जो है वो पिगमेंट्स होते हैं, और वो पिगमेंट्स या सॉलिड पार्टिकल्स बताने का मकसद ये है कि वो व्हीकल के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, हल नहीं होते। अलबत्ता जो काम, जो चेंजेस आ रही होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइंडर के अंदर आ रही होती है। क्लियर है? तो बाइंडर का काम क्या होता है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स को, एक जैसे पिगमेंट्स को आपस में जोड़ के रखना, आपस में जोड़ के रखना। इस स्ट्रेंथ को कोहेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, कि पेंट के अंदर पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स हैं, व्हीकल या बाइंडर, बाइंडर जो है वो एक जैसे पिगमेंट्स को आपस में जोड़ के रखता है, उसकी इस स्ट्रेंथ को कोहेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं जी। इसी तरह डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कि इतने मजबूत कोटिंग बनाते हैं ये, इसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स भी पास ऑन नहीं हो पाते। फिर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से पास ऑन नहीं हो पाते। फिर यही वजह है, मैंने पहले भी बता चुका, कि बाइंडर जो है वो उसमें ही केमिकल चेंज आता है जिससे पेंट जो है वो लिक्विड से ड्राई स्टेट में तब्दील हो जाया करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज पेंट की, ये मेन मेन प्रॉपर्टीज आपसे जो डिस्कस की, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बाइंडर ऑफर कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बाइंडर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इससे पहले कि पेंट और पेंट के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स और बाइंडर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उसके रेलिवेंट मैं आपके सामने एक छोटी सी जो है ना वो वीडियो क्लिप रखता हूँ, उसको आप देखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ तरीके से समझ आ जाएगी। In reality, paint production is a rather complex process. Here, we've simplified the production somewhat. On the table, we've collected the main ingredients of paints. Let us start with the binder. In its original state, some binders are solids and some are liquids. To make a solid binder liquid, we can dissolve the binder in a solvent or a mixture of solvents. The binder and the solvent is called the vehicle of the paint. Here we have a liquid binder. We add the solvent and mix well. The next step is to include certain raw materials to a proportion of the concentrated mixture, such as additives, which are important for dispersion and anti-settling of the pigments. Usually, they are added under high-speed agitation to ensure an even distribution of them in the vehicle. Extenders are added to reinforce the paint film and to give the paint the correct gloss and consistency to make it suitable for spraying, rolling and brushing. The colour pigments will give the paint the desired colour. During production, the solution will be tested to see if the particles are fine enough or whether it's required to disperse for a longer period of time. To this solution, add the rest of the vehicle and additives. Finally, the viscosity is adjusted to the correct level by adding solvents.
The paint is then ready to be tinned and shipped to the consumer for application. मुझे समझ आई है इसकी? ये तो मैं दोबारा आपको थोड़ा साथ में डिफाइन करता हूँ, इसको फिर से वो देखेंगे। In reality, paint कहता है production कि is a अगर rather देखा complex जाए तो process. पेंट मैन्युफैक्चरिंग Here, we've प्रोसेस जो है वो simplified बड़ा the एक production पेचीदा somewhat. अमल है, लेकिन उसको सादा तरीके से आपको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पेंट जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है उन्होंने सारे एक टेबल पे इकट्ठे कर लिए हैं जी। On the table, we've ठीक है, collected the main ये सारे ingredients of मेन paints. इंग्रेडिएंट्स उसने इकट्ठे कर लिए। Let us start with the अब binder. सबसे पहला जो In its इंग्रेडिएंट original दिखाते हैं वो state, आपको बाइंडर दिखा रहे हैं। ये जो बाइंडर है वो कहते हैं बाइंडर नेचुरली जो होता है ना, बाइंडर को रेजन भी बोलते हैं। ये जो नेचुरली रेजन्स होते हैं ना, ये रेजन्स या बाइंडर ये नेचुरली सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये देखिए, एक हाथ में उसके सॉलिड फॉर्म में बाइंडर्स हैं और दूसरे हाथ में उसके लिक्विड फॉर्म में बाइंडर्स हैं। और जो सॉलिड फॉर्म में बाइंडर्स हैं इनको भी लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है जब पेंट तैयार किया जा रहा होता है। तो उसमें करने के लिए क्या किया जाता है कि फिर इसी सॉलिड फॉर्म में जो बाइंडर हैं इनको सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है और फिर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। उस सॉल्यूशन को व्हीकल ऑफ द पेंट, यानी उस सॉल्यूशन को व्हीकल बोला जाता है। ये डेफिनेशन हमने पहले भी याद some की। binders are solids and some are liquids. To make a solid binder liquid, we can dissolve the binder in a solvent or a mixture of ये देखें, solvents. ये बाइंडर The जो है binder वो and the सॉल्वेंट solvent के is अंदर called the डिसॉल्व कर vehicle of रहे the हैं paint. और सॉल्यूशन बन रहा है, इसे Here we have a व्हीकल बोल liquid दीजिए। binder. We add the solvent and mix well. अच्छी तरह मिक्सिंग करने के The बाद next step is to अब include हम certain इसके raw अंदर जो materials बाकी to a पिगमेंट्स और proportion of अदर the एडिटिव्स concentrated डालते हैं वो mixture, डालना शुरू such कर as दिए जनाब। additives, which are important for ठीक है, dispersion and ये डिफरेंट anti-settling of the एडिटिव्स pigments. और फार्मूले के मुताबिक जो जो Usually, they उसके are added अंदर under high-speed पिगमेंट्स और agitation जो to उसके ensure अंदर an even अदर distribution एडिटिव्स of them in ऐड the करने होते vehicle. हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। Extenders are added to reinforce the paint film and to give the paint the correct gloss and consistency to make it suitable for spraying, rolling and brushing. The colour pigments will give the paint the desired colour. During production, the solution will be tested to see if the particles are fine enough or whether it's required to disperse for a longer period of time. क्लियर है बेटा? एक आइडिया हो गया होगा कि पेंट के अंदर जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। क्लियर है? उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, तो डेफिनेटली उनको रिस्पॉन्ड करने वाले बाइंडर्स जो हैं वो भी अलग अलग प्रॉपर्टीज के हामिल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हमने जो है वो बाइंडर सेलेक्ट करना होता है या पेंट जो है वो सिलेक्ट करना होता है। इस हवाले से कि बाइंडर की फर्दर जो प्रॉपर्टीज हैं, मैं चाहूँगा आपको एक और छोटा सा क्लिप दिखाऊं ताकि आप लोगों को इसका बेहतर से बेहतर आइडिया हो जाए कि हमने ये जो बाइंडर्स पढ़ने हैं उनकी किन किन प्रॉपर्टीज को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, The binder is the most important part of the paint. To a large extent, the binder determines the physical as well as the chemical properties. The binder is the most important part of the paint. ये क्या कहा उसने? कहा कि जनाब बाइंडर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेंट का, और किसी भी पेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं बाइंडर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। To a large extent, the binder determines the physical as well as the chemical properties, and the generic type of paints are usually named after the binder. To demonstrate this, we've partly used ready-made paints and partly their pure binders: alkyd, epoxy and polyurethane. उसने कहा कि आप ये देखें कि कौन सा बाइंडर कैसे एनवायरनमेंट में या एनवायरमेंटल कंडीशंस में कैसे बिहेव करता है।
वो अब आपके सामने रखने लगे हैं। 3 बाइंडर हमने सिलेक्ट किए हैं, एल्किड, इपॉक्सी और पॉलीयूरिथेन। याद रखिए ये तीनों बाइंडर्स हमारी बीजी साइट्स पर इस्तेमाल होने वाले बाइंडर्स हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या किया, एल्किड, इपॉक्सी और पॉलीयूरिथेन, 3 तरह के जो बाइंडर्स हैं उनकी सिलेक्शन की और टेस्ट पैनल्स लिए। ये जो आपको टुकड़े नजर आ रहे हैं इनको हम टेस्ट पैनल कहते हैं। तो टेस्ट पैनल्स को पहले सरफेस प्रेपरेशन वाले मेथड से गुजारा, उस ऑपरेशनल एक्टिविटी से गुजारा और गुजारने के बाद उसके ऊपर पेंट किया। अब हमने एल्किड पेंट एक के ऊपर किया, दूसरे के ऊपर इपॉक्सी पेंट किया है और तीसरा पॉलीयूरिथेन किया है। और हमने पीछे पढ़ा था कि बाइंडर्स के नेम के ऊपर भी पेंट के नेम जो है वो रखे जा सकते हैं। तो एल्किड नेम पेंट नेम है, लेकिन बाइंडर का है बेसिकली नेम, इसलिए उसको एल्किड पेंट कह दिया, इपॉक्सी पेंट्स हैं या पॉलीयूरिथेन्स हैं। Let us apply them to some test panels and expose them to different environmental conditions for some time. When examining them after exposure, we can see that they show different properties. Exposed to sunlight, the alkyd has remained fairly glossy. The epoxy, however, chalks due to poor resistance to UV light. The polyurethane remained glossy. ये देखें जी, उन्होंने कहा कि देखें जब हमने एल्किड, इपॉक्सी और पॉलीयूरिथेन को सूरज की शुआओं के अंदर रखा, यानी सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ी, सूरज की रोशनी में स्पेशली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जिन्हें हम यूवी लाइट्स बोलते हैं, तो यूवी लाइट्स जब इस पेंट के ऊपर पड़ी तो एल्किड जो था वो देखिए बिफोर, पहले कैसे था एल्किड, एल्किड जो था वो हमने कहा कि क्या हुआ है, as well as the chemical properties, and the generic type of paints are usually named after the binder. To demonstrate this, we've partly used ready-made paints and partly their pure binders: alkyd, epoxy and polyurethane. Let us apply them to some test panels and expose them to different environmental conditions for some time. When examining them after exposure, we can ये हम बात कर रहे थे कि देखें जब हम इसको एग्जामिन करते हैं कि ये वाले जो आपको पहले पैनल्स नजर आ रहे हैं इनके ऊपर एल्किड, इपॉक्सी और पॉलीयूरिथेन्स हमने अप्लाई किया, लेकिन जब इन्हीं पैनल्स को सूरज की शुआओं में रखा, यूवी लाइट्स इसके ऊपर पड़ी, तो जो एल्किड था वो यूवी लाइट्स को रेजिस्ट नहीं कर पाया। यही वजह है कि उसने अपनी ग्लॉस, अपनी चमक जो है ना वो कम कर दी है, खो दी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एल्किड को, अगर एल्किड का पेंट लगा हो या एल्किड बाइंडर जो है वो सूरज की यूवी लाइट्स को रेजिस्टेंस मुहैया नहीं करता। और दूसरी तरफ अगर हम इपॉक्सी की बात करें तो ये देखें इपॉक्सी सूरज की शुआएं पड़ने से पहले इस तरह था, लेकिन उसके बाद में आपने देखा सफेद सफेद फ्राइएबल पाउडरी मटेरियल जिसको हम चॉकिंग बोलते हैं, वो चॉकिंग हो गई हुई है। ये चॉकिंग क्यों हुई है कि जब सूरज की शुआएं पड़ी यानी यूवी लाइट्स पड़ी तो इपॉक्सी बाइंडर उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया और उसकी वजह से जो है वो डिग्रेडेशन का शिकार हो गया और वो उसने वही बाइंडर जो है वो सफेद फ्राइएबल पाउडरी मटेरियल में तब्दील हो गया। तो ये सफेद सफेद सी जो है ना वो सरफेस बन गई, तो इसे हम चॉकिंग बोलते हैं। तो इपॉक्सी में चॉकिंग हो गई। लेकिन अगर पॉलीयूरिथेन देखें तो पॉलीयूरिथेन एक ऐसा बाइंडर था कि यूवी लाइट को उसने रेजिस्ट किया। यूवी लाइट जितनी मर्जी पड़ी लेकिन पॉलीयूरिथेन वाला जो टेस्ट पैनल था उसमें पेंट खराब नहीं हुआ। तो लिहाजा हम यहाँ से ये रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं या ड्राइव करते हैं कि जनाब अगर यूवी लाइट्स जो हैं वो एल्किड के ऊपर पड़े तो उनकी ग्लॉस कम हो जाती है, इसका मतलब वो भी पुअर रेजिस्टेंस रखते हैं। और दूसरा यूवी लाइट्स जो अगर इपॉक्सी के ऊपर पड़े तो वो पूरा जो है वो डिग्रेडेशन, डिटेरियोरेशन का शिकार हो जाता है और जिससे क्या होता है कि जनाब वो चॉकिंग का शिकार हो जाता है। लेकिन पॉलीयूरिथेन एक ऐसा समझ लें बाइंडर है कि उसके ऊपर अगर यूवी लाइट्स पड़ी हैं लेकिन इसने यूवी लाइट्स को रेजिस्टेंस मुहैया की है। तो आप देख रहे हैं कि एक फैक्टर हमने क्या लिया, ओनली यूवी लाइट्स दी और फिर उन यूवी लाइट्स का इम्पैक्ट देखा कि कौन से बाइंडर जो है उन यूवी लाइट्स को रेजिस्टेंस मुहैया कर रहे हैं
कौन से बाइंडर हैं जो उन यूवी लाइट्स को पूरा रेजिस्टेंस मुहैया कर रहे हैं और कौन से ऐसे बाइंडर हैं जो उन यूवी लाइट्स को रेजिस्टेंस मुहैया नहीं कर रहे, उसके आगे सरेंडर कर देते हैं या उनसे खराब हो जाते हैं। ये क्लियर है? See that they show different properties. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट एक पैरामीटर देखते हैं यूवी Exposed लाइट to से sunlight, the alkyd has remained fairly glossy. The epoxy, however, chalks due to poor resistance to UV light. The polyurethane remained glossy. When the binder has been exposed to water, we can see that the alkyd... अब देखें जी, अब हमने क्या किया कि पानी के अंदर एल्किड, इपॉक्सी और पॉलीयूरिथेन वाले पेंटेड टेस्ट पैनल्स को पानी के अंदर रखा है और पानी का क्या इंपैक्ट आया वो बता रहा है। It has absorbed water and become milky, while both the epoxy... एल्किड जो था उसने पानी को ऑब्जर्व किया, यानी इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को एल्किड रेजिस्टेंस मुहैया ज्यादा नहीं करता। वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करके, वाटर को ऑब्जर्व करके एल्किड जो है वो मिल्की बन गया हुआ है। ये देखें, इसकी कोटिंग जो है ना ये वाली, ये मिल्की हो गई हुई है। And the polyurethane showed good resistance. लेकिन दूसरी तरफ इपॉक्सी और पॉलीयूरिथेन, ये ऐसे दोनों बाइंडर्स हैं कि इन्होंने पानी में चाहे जितनी देर मर्जी पड़े रहे, वाटर मॉलिक्यूल्स को ये मुकम्मल रेजिस्टेंस मुहैया करते हैं। क्लियर है? तो अभी तक हमने दो फैक्टर्स देखे। एक फैक्टर देखा कि यूवी लाइट्स का इंपैक्ट क्या आता है, जिसमें हमने सीखा कि एल्किड जो है वो अपनी ग्लॉस को कम करता है, पुअर रेजिस्टेंस देता है, और बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं दे पाता तो वो इपॉक्सी है जिससे वो चॉकिंग हो गई थी, और पॉलीयूरिथेन बेहतरीन रेजिस्टेंस दे रहा था यूवी लाइट्स को। दूसरा भी हमने सीखा कि अगर हम इन्हीं तीनों टेस्ट पैनल्स को पानी के अंदर रख दें और पानी के अंदर थोड़ी देर पड़ा रहे तो उसके बाद क्या होता है, एल्किड जो है पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को एल्किड बाइंडर ऑब्जर्व कर लेता है और मिल्की हो जाता है। लेकिन इपॉक्सी और पॉलीयूरिथेन के ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल का असर नहीं होता, पानी जो है वो जज़ब नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं इपॉक्सी और पॉलीयूरिथेन जो है वो वाटर रेजिस्टिव है, लेकिन एल्किड जो है वो वाटर रेजिस्टिव नहीं है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के पैसेज को रेजिस्ट नहीं कर सकता। As an example of the chemical exposure test, अब दूसरी तरफ हमने केमिकल अटैक की बात की। लेकिन केमिकल में डेफिनेटली या एसिडिक या अल्कलाइन, तो हम ऐसे करते हैं कि अल्कलाइन जो है वो सॉल्यूशन ले लेते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन जैसे सर्फ सोडा जिसे आप यूज करते हैं, कास्टिक सोडा, वो सोडा लें, सोडे को पानी के अंदर मिक्स कर लें तो ये आपके पास एक अल्कलाइन वाटर बन जाएगा। इस अल्कलाइन वाटर के अंदर आपने तीनों पेंटेड टेस्ट पैनल जो है वो रखने हैं और फिर आप इनके रिजल्ट्स देखने हैं। we used caustic soda, a strong alkaline solution. The alkyd swelled and flaked off, while the epoxy and the polyurethane showed good resistance. देखें, अभी इसमें भी ये साबित हुआ कि देखें जो एल्किड था उसने केमिकल अटैक को रेजिस्टेंस नहीं दी, वो देखें वो उतरना शुरू हो गया था। लेकिन जो इपॉक्सी वाला पैनल है या पॉलीयूरिथेन वाला पैनल है तो उसने मुकम्मल तौर पर जो है वो रेजिस्टेंस दी है, मुकम्मल रेजिस्टेंस दी है। वो इसका मतलब है ये केमिकल रेजिस्टिव है, चाहे एसिडिक एनवायरनमेंट हो चाहे अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो रेजिस्टिव होंगे। Please note that most generic types of paint are modified in various ways to give improved properties for certain applications. होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि बाइंडर जो है उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है और उसकी कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं पेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। क्लियर? अब हम जब फर्दर देखते हैं जनाब, यहाँ पे कुछ बाइंडर्स दिए गए हैं। इन बाइंडर्स के साथ आपके पास पेंसिल होगी, आप साथ लिख लें। ये देखिए, ये टोटल बाइंडर काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये तकरीबन 15 के करीब जो है वो बाइंडर आपके इस चैप्टर में शामिल किए गए। और इन 15 में से याद रखें सिर्फ 6 ऐसे बाइंडर हैं जो बीजी साइट्स पर इस्तेमाल होते हैं। उन 6 के सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह याद कर लें तो ये एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए काफी होगा। ठीक है, चाहे आप सब ना याद करें, लेकिन 15 में से जो 6 फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको जरूर जो है ना वो मेरा बेटा आप याद कर लें। क्लियर है? जी सर। 6 कौन से हैं सर?
अब वो 6 कौन से हैं? सबसे पहले 7 लिखे जी, वो कौन कौन से हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले एक्राइलिक और एल्किड, ये दोनों बीजी बाइंडर्स हैं। एक्राइलिक और एल्किड बीजी बाइंडर, इनके साथ बीजी लिख लें। एक्राइलिक के साथ भी बीजी लिखें और एल्किड के साथ भी बीजी लिख लें। उसके बाद में आगे आ जाए आप जनाब, इपॉक्सी, ये तीसरा है, इसके साथ भी आप बीजी लिखें। फिर इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट, ये चौथा है, इसके साथ भी बीजी लिख लें। उसके यही बाद सर बेटे दूसरा। पॉलीयूरिथेन, ये जो है वो 5वां है, इसके साथ भी बीजी लिखे। और लास्ट वन है वो सिलिकॉन्स हैं, तो सिलिकॉन्स जो है ये भी बीजी है। तो ये 6 जो है वो सिर्फ हमारे बीजी बाइंडर्स हैं। इनकी सर प्रॉपर्टीज लास्ट आपने अच्छी वाला तरह कौन था याद करनी है। मोस्टली चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे स्टक होकर रह जाते हैं और मोस्टली जो है वो इनको अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाते। तो आपने पहले ये जो बीजी बाइंडर्स हैं इनको अच्छी तरह जी? तैयार करना है। अब हम ऐसा करते हैं, पहले सिर्फ बीजी बाइंडर्स को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या है जी? ये सिंथेटिक रेजन है, यानी ये जो बाइंडर है ना एक्राइलिक, ये एक्राइलिक नेचुरल नहीं है, ये मसनूई तौर पर बनाया गया है, सिंथेटिक है। और ये कैसे बना है? आमतौर पर ये देखा है। और कौन सा सॉल्वेंट इसके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है व्हीकल बनाने के लिए? तो वो याद रखें कि एक्राइलिक सिंथेटिक रेजन है और दूसरा हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स और वाटर, ये दोनों तरह के सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां तक सॉल्वेंट्स की बात है ना, तो यहाँ पहले आपको सॉल्वेंट भी बता दें, क्योंकि साथ साथ इसमें इनके सॉल्वेंट्स की भी बात आनी है। ये देखें, ये ग्रुप्स हैं सॉल्वेंट के, आपके सामने एक टेबल बना, पहले वाटर लिखा है, वाटर भी सॉल्वेंट है। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट मोस्टली लिखा हुआ आएगा, लेकिन उस हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट से मुराद हम ये तीनों ग्रुप्स लेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं और कीटोन्स हैं। क्लियर है? तो जनरली हम इसको लिख देते हैं कि ये तीनों जो एलिफेटिक, एरोमेटिक और कीटोन्स, इनको जनरली लिख देते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स हैं। और दूसरा पानी चूंकि हाइड्रोकार्बन नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाटर जो है ना, ये अलग से सॉल्वेंट है। ऐसे सॉल्वेंट्स, ऐसे मालिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इसलिए हम इन्हें हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स बोल रहे हैं जी। तो पहली बात, हम पहला बीजी बाइंडर पढ़ रहे थे, दैट इज एक्राइलिक। और हमने कहा कि एक्राइलिक जो है वो दोनों तरह के सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके व्हीकल बनाया जा सकता है। यानी जब आप एक्राइलिक पेंट बना रहे हो तो उसमें बतौर सॉल्वेंट वाटर भी इस्तेमाल हो सकता है और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। गुड कलर रिटेंशन, कलर पिगमेंट्स जो होते हैं ना, उनको बड़ी अच्छी मजबूती से पकड़ देता है, अच्छी अडेरेंस देता है, उनकी कोहेसिव स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी देता है कलर पिगमेंट्स को। यही वजह है कि एक्राइलिक जहां पे भी आप लगाते हैं उस पेंट का जल्दी कलर फेड नहीं होता, एक्राइलिक जहां लगा हुआ हो। उसके बाद में गुड फिल्म प्रॉपर्टीज बाय हाइब्रिडाइज विद अदर बाइंडर। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बाइंडर्स हैं जिनके साथ इसको मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक्राइलिक बाइंडर या एक्राइलिक पेंट अकेला भी बतौर बाइंडर, बतौर पेंट इस्तेमाल हो सकता है। और इसमें ये प्रॉपर्टी भी है कि जो प्रॉपर्टीज इसमें है वो अगर किसी दूसरे पेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो उन दोनों को, और आपको 2 प्रॉपर्टीज चाहिए, तो उन दोनों को मिलाकर भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक्राइलिक जो है वो मोस्टली यूरिथेन्स या पॉलीयूरिथेन्स जो है उनके साथ मॉडिफाई करके हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉलीयूरिथेन्स जो हैं वो जल्दी कलर पिगमेंट्स को अच्छी कोहेसिव स्ट्रेंथ नहीं देते, कलर पिगमेंट्स को ज्यादा देर तक रिटेन नहीं रखते, जल्दी फेड होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, एक्राइलिक और पॉलीयूरिथेन्स को मिक्स करके यूज कर लेते हैं, फिर कलर नहीं खराब होता। आप देखें, कलर भी नहीं खराब हुआ, और दूसरे नंबर पे पॉलीयूरिथेन्स सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंडर साबित हुआ। जो हमने वीडियो क्लिप देखा उसके अंदर भी जो यूवी लाइट्स को भी रेजिस्टेंस दे रहा था, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी रेजिस्टेंस दे रहा था, और केमिकल अटैक को भी रेजिस्टेंस दे रहा था, वाटर अब्जॉर्बेंट भी नहीं था। इस हवाले से फिर ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीयूरिथेन और एक्राइलिक को मिक्स भी किया जा सकता है, हाइब्रिडाइज करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? उसके जी बाद सर। अगर हम फर्दर देखें तो वो क्या है, एल्किड। एल्किड है जनाब। अब एल्किड आर टर्म डिराइव फ्रॉम द अल्कोहल एसिड रिएक्शन। यानी ये भी जो एल्किड है, ये अल्कोहल और एसिड, इन दोनों का रिएक्शन आपस में करवाया जाता है, तो उसके नतीजे में ये ड्राइव होता है, उसके नतीजे में ये बनता है। लिहाजा इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी सिंथेटिक है, दिस इज नॉट नेचुरल अकरिंग, ये भी नेचुरल अकरिंग नहीं है।
ये भी सिंथेटिक है। और कैसे बना है? अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से। अब यूजुअली एसोसिएटेड मोर विद डोमेस्टिक मार्केट, कमर्शियल नहीं बल्कि जो डोमेस्टिक मार्केट होती हैं, जहाँ पे लो रेजिस्टेंस टू अल्कलीज ये चूंकि देता है एल्किड, आपने देखा पहले भी हमने एल्किड एल्किड की एक बल्कि टेस्ट भी करके देख लिया कि वो कास्टिक सोडे वाले पानी के अंदर आपने रखा तो वो उसने इसको रिमूव कर दिया। तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में इसको ये अच्छा नहीं समझा जाता, वहां पे इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। और डोमेस्टिक मार्केट में जो है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन कॉमन विद मोस्ट रेजन दे आर ब्रिटल एंड नीड मॉडिफिकेशन विद द ऑयल। और आम तौर पर ये जो एल्किड है ये जल्दी खुश्क होने वाला है, और जल्दी खुश्क होकर जल्दी ड्राई होकर टूट जाने वाला है। इस वजह से इसे ब्रिटल का लफ्ज यूज किया कि जो चीज जल्दी खुश्क हो और जल्दी टूट जाए उसलिए उसे ब्रिटल बोलते हैं। तो खुश्क होकर जल्दी टूटने वाली चीज ब्रिटल कहलाएगी। अब जब एल्किड में ये प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी खुश्क हो जाता है, तो फिर हम ऑयल लेते हैं। ऑयल भी बाइंडर होते हैं, याद रखें, ऑयल सॉल्वेंट नहीं है। तो ऑयल लेते हैं और ऑयल जो है वो आपको पता देर से खुश्क होते हैं। तो एक जो जल्दी खुश्क होने वाला बाइंडर और एक जो देर से खुश्क होता है, दोनों को मिला लिया जाता है, मॉडिफिकेशन कर ली जाती है, हाइब्रिडाइजेशन कर ली जाती है, और फिर उनको मिला के मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि एक्राइलिक भी जो है वो दूसरे बाइंडर यानी यूरिथेन और एक्राइलिक को हाइब्रिडाइज या मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जा सकता था। अब यहाँ पे एल्किड पढ़ रहे हैं तो एल्किड को भी हमने कहा कि ऑयल के साथ जो है वो मॉडिफाई करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? ये दो जी आपके सर। बीजी बाइंडर हो गए जी। तीसरा बीजी बाइंडर जो है वो इपॉक्सी है। तीसरा बीजी बाइंडर क्या है? इपॉक्सी। इपॉक्सी में सिर्फ एक मसला है कि वो यूवी लाइट्स को रेजिस्ट नहीं करता, बाकी हर तरह की चीज को रेजिस्ट करता है, और बड़ा अच्छा इपॉक्सी जो है वो बाइंडर समझा जाता है। इपॉक्सी क्या है? इपॉक्सी सिंथेटिक, ये भी सिंथेटिक है, ये भी नेचुरल अकरिंग नहीं है, याद रहे, मशीन सिंथेटिक है। नहीं है। ऑर्गेनिक रेजन है, सिंथेटिक है, जनरली प्रोवाइड गुड केमिकल सॉल्वेंट एंड वाटर रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस भी देता है, सॉल्वेंट यानी वाटर रेजिस्टेंस भी देता है। ठीक है? तो हर तरह की रेजिस्टेंस देता है, लेकिन सिर्फ नहीं रेजिस्टेंस देता तो यूवी लाइट्स को रेजिस्टेंस नहीं देता। एक्सटीरियर, गुड एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी, पायदारी बड़ी है, फिल्म इसकी फिल्म बनेगी तो पायदार बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यूवी लाइट्स की वजह से चॉकिंग हो जाती है, तो चॉकिंग का शिकार हो जाता है। चॉकिंग कोटिंग फॉल्ट है, वो आगे जाके चैप्टर नंबर 17 में ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए उसने लिखा डिस्कस लेटर। इपॉक्सिस मार्केट में अगर आप इपॉक्सी लेने जाएं, इपॉक्सी पेंट, तो मुख्तलिफ फॉर्म में मिलता है। ये इपॉक्सिस आपको 2 पैक इपॉक्सिस भी मिलते हैं, आपको सिंगल पैक इपॉक्सी पेंट भी मिलते हैं, ये सॉल्वेंट फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं और सॉल्वेंट बॉर्न फॉर्म में भी मिलते हैं। तो लिहाजा ये याद रहे कि इपॉक्सी जो है वो मैनी फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, मुख्तलिफ टाइप्स में अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अभी तक जितने हमने बाइंडर पढ़े ना, याद रखें, वो सारे ऑर्गेनिक बाइंडर थे बीजी बाइंडर में से। ये वाहिद बीजी बाइंडर का इनऑर्गेनिक बाइंडर अभी हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट। ये भी अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताएं जी, ये जो नीचे बाइंडर दिए गए इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक बाइंडर है? तो याद रखें, बीजी साइट्स पे इस्तेमाल होने वाला सिर्फ एक ही इनऑर्गेनिक बाइंडर है, और वो इनऑर्गेनिक बाइंडर जो है वो इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट है। तो ये मुफ्त का नंबर है, इसको याद रखें। ठीक है सर। इनऑर्गेनिक मटेरियल विद एक्सीलेंट वेदरिंग, सॉल्वेंट एंड हीट रेजिस्टेंस, यानी ये जो इनऑर्गेनिक बाइंडर है ना इथाइल एंड मिथाइल सिलिकेट, ये वेदरिंग, यूवी लाइट्स, वाटर या सॉल्वेंट रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस भी देता है। तो यानी ये बड़ा अच्छा है, जो हीट को, स्पेशली हीट रेजिस्टिव मेन चीज आ गई। अब बाकी प्रीवियस पेड के अंदर हीट की बात नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, हीट रेजिस्टिव भी दे दी। तो हीट रेजिस्टेंस भी देता है इथाइल मिथाइल सिलिकेट, सॉल्वेंट या वाटर रेजिस्टेंस भी देता है, और उसके अलावा वेदरिंग जो है वो यूवी लाइट्स वगैरह की रेजिस्टेंस भी ये देता है। और व्हेन क्योर द बाइंडर इज सिलिकेट, जब यही बाइंडर इथाइल मिथाइल सिलिकेट लिक्विड फॉर्म में जब आप अप्लाई करते हैं तो सॉलिड में जब तब्दील होता है, फिल्म बन जाती है ना, तो उस फिल्म में सिलिकेट्स मौजूद होते हैं, फिर उसे हम सिलिकेट कहते हैं, क्योर्ड बाइंडर सिलिकेट है। विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ जिंक डस्ट, जब ये सिलिकेट बनता है ना तो सिलिकेट में जिंक डस्ट के पार्टिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं,
और आपको पता है पीछे आप पढ़ के आए हैं कि जिंक जहां मौजूद हो वहां पे जो है वो गैल्वेनिक एक्शन के थ्रू जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन, गैल्वेनिक एक्शन के तहत जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है। तो जिंक डस्ट इसमें मौजूद है जिसकी वजह से इसकी प्रोटेक्शन गैल्वेनिक एक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन के जरिए ये सबस्ट्रेट को प्रोटेक्ट करता है। तो फिर से दोहरा देते हैं, बड़ा अहम बाइंडर है। हमने कहा इथाइल मिथाइल सिलिकेट वेदरिंग रेजिस्टिव होता है, सॉल्वेंट रेजिस्टिव होता है और हीट रेजिस्टिव होता है और इनऑर्गेनिक है। फिर जब ये क्योर हो जाता है तो ये सिलिकेट फॉर्म में क्योर होता है और इसके अंदर सिलिकेट फॉर्म में जब ये क्योर होता है तो जिंक डस्ट के मॉलिक्यूल्स या परसेंटेज एक अच्छी परसेंटेज, हाई परसेंटेज मौजूद होती है। और इस जिंक की मौजूदगी की वजह से ये जिस सरफेस के ऊपर आपने ये पेंट किया इथाइल मिथाइल सिलिकेट का, तो उस सरफेस को कैथोडिक प्रोटेक्शन मुहैया करता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, हमारा सेकंड लास्ट बीजी बाइंडर कौन सा है? दैट इज पॉलीयूरिथेन। पॉलीयूरिथेन कैन कम इन सेवरल फॉर्म्स। पॉलीयूरिथेन्स भी मुख्तलिफ फॉर्म है, जिस तरह आपने इपॉक्सी पढ़ा ना कि 2 पैक, सिंगल पैक, सॉल्वेंट फ्री, सॉल्वेंट बॉर्न फॉर्म में आता है, उसी तरह पॉलीयूरिथेन भी तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ इकसाम, मुख्तलिफ फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। पॉलीयूरिथेन्स मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरिथेन्स भी होते हैं, 2 पैक पॉलीयूरिथेन्स भी होते हैं, केमिकल क्योरिंग और सिंगल पैक पॉलीयूरिथेन्स भी होते हैं। इंडस्ट्रियल कोटिंग्स आर मेनली द फर्स्ट टू। जो इंडस्ट्रियल कोटिंग में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनमें पहले दो हैं। पहले दो कौन से हैं? मॉइस्चर क्योरिंग और 2 पैक पॉलीयूरिथेन्स। यानी पॉलीयूरिथेन्स में से जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप है वो मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरिथेन्स है और दूसरा 2 पैक पॉलीयूरिथेन्स है। इंडस्ट्रियल कोटिंग्स आर मेनली द फर्स्ट टू। क्लियर होगी बात? उसके बाद में दे प्रोड्यूस एन एक्सीलेंट सिंथेटिक कोटिंग। दे प्रोड्यूस एक्सीलेंट सिंथेटिक कोटिंग। कोटिंग बड़ी जबरदस्त पायदार बनती है, प्रेशर रेजिस्टेंस भी मिलती है, केमिकल रेजिस्टेंस भी मिलती है और ग्लॉस भी बरकरार रहती है। कलर पे जो है पिगमेंट्स उनको भी बड़ी अच्छी रिटेंशन देते हैं, कोहेसिव स्ट्रेंथ देते हैं और इसमें चॉकिंग भी नहीं होती। क्लियर है? इस वजह से पॉलीयूरिथेन सबसे अच्छा जो है वो बाइंडर या पेंट जो है वो समझा जाता है। उसके बाद में सिलिकॉन, लास्ट वन बीजी बाइंडर। सिलिकॉन्स के डिजाइंड एज हाई टेम्परेचर सर्विस मटेरियल फॉर टेम्परेचर आइडली अबव 150 डिग्री सेंटीग्रेड सर्विस टेम्परेचर। कहते हैं आमतौर पर ये होता है कि जो हॉट ड्यूटी सर्विसेज हैं जिनका टेम्परेचर या वर्किंग टेम्परेचर जिन सबस्ट्रेट्स का 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, वहाँ पे जो है वो मोस्टली सिलिकॉन्स को प्रेफरेबली यूज किया जाता है। और ये जो सिलिकॉन है ये बाइंडर प्योर बाइंडर सिलिकॉन के नहीं होते, बल्कि इनके अंदर कार्बन या एल्यूमिनियम के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और वो जो कार्बन या एल्यूमिनियम के पिगमेंट्स हैं डेफिनेटली कहते हैं दे आर यूज्ड टू सील इनऑर्गेनिक जिंक सिलिकेट एंड मेटल सल्फेट सरफेसेस। और फिर जब आप इस सिलिकॉन सीलर, बेसिकली सिलिकॉन सीलर के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जब हमारे पास हॉट ड्यूटी सरफेसेस आएंगे जिनका टेम्परेचर जो है वो 100+ डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1100 तक भी जाता होता है, तो उसमें एक सिस्टम आता है इनऑर्गेनिक जिंक सिलिकेट और दूसरा एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को जब स्प्रे किया जाता है, कोटिंग की जाती है, जिसे हम मेटालिक कोटिंग भी कहते हैं, तो वो आप करते हैं। तो उनको भी ऊपर से सील करने के लिए बैरियर के असूल के तहत ऊपर सीलर लगाया जाता है और वो सीलर सिलिकॉन का लगाया जाता है मोस्टली। और ये सिलिकॉन सीलर जो है या तो एल्यूमिनियम पिगमेंटेड होता है या कार्बन पिगमेंटेड होता है। ये बात याद रहेगी जी। तो ये आपके यहाँ पे जो बीजी बाइंडर्स हैं बेटा वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नॉन बीजी बाइंडर्स की तरफ, जिनको हम जनरली सिर्फ अगर हम पढ़ ही लें और इसको मोटी मोटी बातें ज़हन में रख लें तो वो भी काफ़ी है, लेकिन जो बीजी बाइंडर्स वाली बात है वो आपने अच्छी तरह आपने चीज़ें याद करनी है। लेकिन एस्फाल्टिक बिट्यूमन्स हैं, पेट्रोलियम बेस्ड मटीरियल। एस्फाल्टिक बिट्यूमन ये बाइंडर कौन सा है? पेट्रोलियम मसनूआत से लिया जाता है ना, और ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक कैसे? बिट्यूमन सब ने देखी होगी कि ये जो लूक का आमतौर पर देखते हैं आप, वो हार्ड होती है, ब्लैक सा मटेरियल हार्ड होता है। फिर जब उसको लिक्विड करना हो तो उसको गर्म किया जाता है, वो लिक्विफाई हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है दोबारा से हार्ड हो जाता है, लेकिन रहता है उसी तरह ही, वो बिट्यूमन ही रहता है या बिट्यूमन ही रहता है। तो ये जो बिट्यूमन है इसमें जस्ट टेम्परेचर की वजह से फर्क, शेप में तब्दीली आई, पहले हार्ड था लिक्विड हुआ और दोबारा टेम्परेचर कम हुआ तो दोबारा हार्ड हो गया। तो ये जस्ट फिजिकल चेंज आया एक।
ठीक है, कोई केमिकल चेंज नहीं आया। तो ऐसा मटेरियल जो टेम्परेचर की वजह से जस्ट फिजिकल चेंज में तब हो और उसमें दोबारा वापस अपनी हालत में आ जाए, तो ऐसे मटेरियल को थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और एक और टर्म ऐसे मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिखी नहीं हुई, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ ही आपको बता देते हैं कि थर्मोप्लास्टिक के अलावा हम इसे जो है वो रिवर्सिबल भी कहते हैं। तो क्या देखे ना, फिजिकल चेंज है, रिवर्स हो गया, रिवर्सिबल भी हो गया थर्मोप्लास्टिक। दूसरा क्या है? रिवर्सिबल। और एक और टर्म भी यूज होती है और वो है नॉन कन्वर्टिबल। वो क्या है? नॉन कन्वर्टिबल। तो तीन हो गए जी नाम। थर्मोप्लास्टिक, जिस मटेरियल को हम थर्मोप्लास्टिक कहेंगे उसको हम रिवर्सिबल भी कह सकते हैं, उसको हम नॉन कन्वर्टिबल भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी सेम ही है। क्लियर होगी बात? रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, सस्ता होता है ये। नॉन फॉर द वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी, वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज ये देता है। पुअर रेजिस्टेंस टू सनलाइट, लेकिन सनलाइट जब हो तो फिर रेजिस्टेंस कम आती है। अक्सर देखा हो ना, जब रोड्स बनाते हैं, बिटुमन डालते हैं, तो वहां पे गर्मियों में सबसे ज्यादा रोड खराब होते हैं, क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है तो उसको ये रेजिस्टेंस नहीं दे पाते और मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने की वजह से उसमें जो क्रश है या बजरी है वो क्या होती है, वो अलग अलग होना शुरू हो जाए, पकड़ खत्म हो जाती है। वेरी लो रेजिस्टेंस टू हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स, और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स को रेजिस्टेंस कम देता है, लेकिन पानी को रेजिस्टेंस ये अच्छी देता है, अस्फाल्टिक बिट्यूमन। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है सेलुलोज रेजन्स। ये क्या है जी? सेलुलोज रेजन सिंथेटिक मटेरियल है ये भी, नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल कोटिंग। इंडस्ट्रियल कोटिंग के लिए ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इसलिए उसका जिक्र दिया कि ये भी थर्मोप्लास्टिक है, ये भी रिवर्सिबल मटेरियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्फाल्टिक बिट्यूमन थर्मोप्लास्टिक और रिवर्सिबल था, नॉन कन्वर्टिबल था। तो सेलुलोज रेजन वाला जो बाइंडर है वो भी थर्मोप्लास्टिक है, रिवर्सिबल है और नॉन कन्वर्टिबल है। बस इस हवाले से इसका नाम दिया गया ताकि इसको आप इस तरह से याद रख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? क्लोरिनेटेड रबड़। क्लोरिनेटेड रबड़ जो है वो ऑर्गेनिक रेजन है, ड्राइव फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द रबड़ एंड द क्लोरीन। यानी रबड़ और क्लोरीन दोनों को आपस में रिएक्शन के नतीजे में जो है ना ये बनता है, और ये ऑर्गेनिक है। ये भी क्लोरीन और रबड़ के आपस में मिलाने से, रिएक्शन से ये बनता है, जिसे हम क्लोरिनेटेड रबड़ कह रहे हैं। वाइडली यूज्ड years ago until strict VOC regulation came into the force। कहते पुराने स्ट्रक्चर आप उठा के देखें ना, तो पुराने मोस्टली जब केमिकल प्लांट्स की बात करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करें, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है वहां पे जो पेंट किया जाता ना वो क्लोरिनेटेड रबड़ ही ज्यादा किया जा रहा था। लेकिन जब से ये VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रेगुलेशन, जब से ये स्ट्रिक्ट हुआ है ना, तब से फिर इसका इस्तेमाल कम से कम करते जा रहे हैं। इसके इस्तेमाल क्यों कम करते जा रहे हैं, क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं, आगे हम अभी देखते हैं। स्पेशली रेजिस्टेंस टू अल्कलीज एंड एसिड एंड वर यूज ऑन केमिकल प्लांट्स। क्योंकि ये देखे क्यों हम केमिकल प्लांट्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर यूज करे थे, क्योंकि ये एसिड हो या अल्कलीज हो उनको अच्छी रेजिस्टेंस देते हैं। वेरी पुअर रेजिस्टेंस टू हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स, लेकिन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स को कम रेजिस्टेंस देते हैं। बट कैन स्टिल बी फाउंड इन मैनी लोकेशंस एंड स्ट्रक्चर। आज भी जो पुराने स्ट्रक्चर खड़े हैं, प्लांट्स खड़े हैं, उन पे आज भी ये मौजूद है। अभी हम ये देखते हैं कि क्या फायदे और नुकसान हैं क्लोरिनेटेड रबड़ के। यहाँ पे इतना सा लिखने के बाद क्लोरिनेटेड रबड़ के फायदे और नुकसान उसने आगे जाके लिखे हैं, हम वहां से जाके उसको पढ़ते हैं जी। यहाँ पे आ गए, ये देखें, ये लिखे हैं फायदे और नुकसान हैं। क्या है? नंबर 1, एडवांटेज, बिकॉज ऑफ क्लोरीन कंटेंट हाई रेजिस्टेंस टू मोल्ड ग्रोथ। जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना कि शिप हल्स जो है उनके ऊपर मैरीन ग्रोथ हो जाती है, जिसमें मोल्ड ग्रोथ भी कहा। और इसी तरह कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मोल्ड ग्रोथ हो सकती है, फंगस ग्रोथ हो सकती है, तो उस वहां पे क्लोरिनेटेड रबड़ पेंट किया जाता है। और इसमें जो क्लोरीन है, चूंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको रेजिस्टेंस मुहैया करती है, खत्म करती है, तो इसलिए ये फायदा मंद है। अगेन बिकॉज ऑफ क्लोरीन नॉन फ्लेमेबल आफ्टर सॉल्वेंट रिलीज। और क्लोरीन की वजह से ये नॉन फ्लेमेबल, आग नहीं लगती इसको, या खत्म डिजोल्व नहीं होता, जलता नहीं है। वेरी रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, एसिड एंड अल्कलीज। तेजाबी या असासी एनवायरनमेंट को भी रेजिस्टेंस देता है। वेरी हाई रेजिस्टिव टू वाटर वेपर ट्रांसमिशन। वाटर वेपर ट्रांसमिशन जो है उसको भी रेजिस्टेंस देता है।
मटेरियल इज नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक है, प्रोवाइड वेरी ड्यूरेबल फिल्म, फिल्म बहुत पायदार बनती है, वेरी इजीली मेंटेन्ड, और आसानी से मेंटेनेंस इसकी इजी हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरफेस सिर्फ क्लीन हो, रफ ना हो, ना सरफेस प्रोफाइल ना भी बना हो, तो फिर भी आप सिर्फ सरफेस साफ हो और उसके ऊपर क्लोरीनेटेड रबर पेंट लगा दें तो उसकी पकड़ बन जाती है, अडहियन हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? Its position on the solvent compatibility list shows that low resistance to the solvent, only resistant to aliphatic and water। कहते हैं अगर हम इसकी पोजीशन देखें ना क्लोरीनेटेड रबड़ की, तो वो टेबल के अंदर नीचे आती है और वो रेजिस्टेंस सिर्फ अगर देता है तो एलिफेटिक और वाटर को देता है, बाकी एरोमेटिक वगैरह जो है उनको नहीं देता, कीटोन्स को नहीं देता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वाटर रेजिस्टिव है, एलिफेटिक रेजिस्टिव है, लेकिन एरोमेटिक या कीटोन्स रेजिस्टिव नहीं है। फिर लो टेम्परेचर टॉलरेंस है 65 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 65 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो फ्लेमेबल हो जाता है। उसके बाद में क्या है, स्प्रे एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट इन कॉबवेब्स। इसको मोस्टली ये किया जाता है कि जब क्लोरीनेटेड रबड़ पेंट लगाना ना तो ब्रश से लगाया जाता है, स्प्रे से नहीं करवाया जाता। स्प्रे करवाएंगे तो कौन से फॉल्ट आएंगे? कॉबवेब कहलाएंगे, कॉबवेब। कॉबवेब कैसे है? जैसे आप वैसे एक जनरली मिसाल ले लेते हैं कि जनाब एक पेंट किया ना किसी चीज पे और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख दें, या चले अपना हाथ ही रख दें, जब आपका वजन आएगा ना तो किसी किसी जगह से पतला हो जाएगा पेंट, किसी जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा पेंट, थिक हो जाएगा, तो ऐसे पैटर्न बन जाएगा। तो ऐसे पैटर्न को कॉबवेब्स बोलते हैं जी। तो कॉबवेब्स फॉल्ट जो है वो सामने आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपका क्लोरीनेटेड रबड़ के फायदे नुकसान भी आ गए जी। नेक्स्ट क्या है जी? इमल्शन। याद रखें इमल्शन, चूंकि हमने पीछे पढ़ा था कि सॉल्वेंट और उसके अंदर जो सोल्यूट है वो भी सॉल्वेंट, लेकिन आपस में हल नहीं होते तो वो इमल्शन कहलाता है। तो इमल्शन जो है वो क्रोयन को रोकने के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वाटर भी सॉल्वेंट है और सोल्यूट भी सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में ही है सम्मिलित। तो इसलिए वो तो एक अच्छी इलेक्ट्रोलाइट मुहैया करेंगे, इसलिए हम इसे ये नहीं कह सकते कि एंटी क्रोसिव सिस्टम के लिए इमल्शन इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ जिक्र क्यों दिया गया है कि आगे चैप्टर नंबर 6 में आपको ये समझाना है कि इसका ड्राइंग मैकेनिज्म कैसे होता है, क्योंकि ये जो नॉन फेरस सबस्ट्रेट्स हैं उनके ऊपर तो ये यूज होता है ना, तो वहां पे फिर ये ड्राइंग मैकेनिज्म इसका समझाने के लिए जो आगे जाके पढ़ेंगे आप, कोलेसेंस एक ड्राइंग मैकेनिज्म है, उसके जरिए ये ड्राई होता है। तो चैप्टर 6 में उसको ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनाब नेचुरल ऑयल है। नेचुरल ऑयल क्या है? मैनी नेचुरल ऑयल कैन be used in the paint industry, but because of their slow drying property cannot be used on their own as binder। आपको पता है नेचुरल ऑयल जो है वो कहते हैं इंडस्ट्री में पेंट के अंदर बतौर बाइंडर इस्तेमाल हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जरूर याद रखें कि चूंकि नेचुरल ऑयल स्लो ड्राइंग होते हैं इसलिए ये जल्दी खुश्क नहीं होते, तो अकेले नेचुरल ऑयल को बतौर बाइंडर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको मिक्स करते हैं ऐसे बाइंडर्स के साथ जो ब्रिटल है, जो फास्ट ड्राइंग है और ये स्लो ड्राइंग है, और उनको आपस में हम मिक्स करते हैं, फिर मिक्स करके उसको यूज करते हैं। ठीक है जी। They are mixed with the resin to modify the film properties. Some natural oil used in the paint industry are linseed oil। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचुरल ऑयल और जो पेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं उनमें कौन कौन से हैं? लिंसीड ऑयल है, टंग ऑयल है, चाइना वुड ऑयल भी इसे बोलते हैं, और सोया ऑयल, टॉल ऑयल और सेफ्लॉर ऑयल। याद रखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि बताएं जी इनमें से कौन सा नेचुरल ऑयल है। तो ये नेचुरल ऑयल को याद रखें कि पेंट के अंदर नेचुरल ऑयल कौन सा इस्तेमाल होता है। याद रख क्या रखना है? लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल को चाइना वुड ऑयल भी बोलते हैं, सोया ऑयल, टॉल ऑयल और सेफ्लॉर ऑयल। क्लियर है? इसको भी रट्टा मार दें जरा। उसके बाद में नेचुरल रेजन्स। नेचुरल रेजन्स आर ब्रिटल। इस तरह आपने देखा ना कि नेचुरल ऑयल जो थे वो स्लो ड्राइंग थे और नेचुरल रेजन उसका उलट हो गए, ये फास्ट ड्राइंग है, ब्रिटल है, फास्ट ड्राइंग है। एज मेंशन्ड अबव दे नीड टू मिक्स विद द ऑयल। और फिर हम क्या कहते हैं, नेचुरल ऑयल और नेचुरल रेजन को मिक्स कर देते हैं, और इसके जो मिक्सचर होता है ना नेचुरल ऑयल और नेचुरल रेजन का, इस मिक्सचर को ओलियो रेजिनस बोलते हैं। ओलियो रेजिनस भी अक्सर आ जाता है कि ओलियो रेजिनस क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड रेजन इज कॉल्ड ओलियो रेजिनस। ऑयल और रेजन का मिक्सचर जो है ओलियो रेजिनस कहलाता है।
इसमें एग्जाम्पल पूछ ली जाती है पेपर में अक्सर कि ओलियोरेजिनस की मिसाल क्या है। तो याद रखिए ओलियोरेजिनस की मिसाल क्या है, कॉपल्स हैं, डैमर्स हैं, क्यूमेरॉन्स हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम है, इनको याद रखें, कॉपल, डैमर्स और क्यूमेरॉन्स। ये नेचुरल रेजन्स हो गए। उसके बाद में फिनोलिक रेजन्स हैं। फिनोलिक रेजन्स भी सिंथेटिक हैं और डेरिवेटिव हैं। किस चीज के? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड और कोल डेरिवेटिव्स। फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड और कोल, इनसे मिला के इनसे ड्राइव किए जाते हैं ये फिनोलिक रेजन। एक्सीलेंट एडहेशन प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज भी, एडहेशन प्रॉपर्टी अच्छी होती है। रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल को भी रेजिस्टेंस देता है और हीट को भी रेजिस्टेंस देता है। आपने देखा पीछे पढ़ा ना कि 65 डिग्री तक तो क्लोरीनेटेड रबर हीट रेजिस्टिव था। 65 से ऊपर अगर हम चले जाएं तो ऊपर फिर ज्यादा टेम्परेचर हो 65 से, तो वहां पे फिनोलिक रेजन क्लोरीनेटेड रबर की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? और कॉमनली हॉट ड्राइंग ऑयल भी इन्हें बोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि फिनोलिक रेजन को हॉट ड्राइंग ऑयल भी बोलते हैं। नीचे बाज दफा ना वो पूछ लेते हैं हॉट ड्राइंग ऑयल जो है वो कौन सा है, और ऊपर जो आपको नेचुरल ऑयल है उनके नाम दे देते हैं, तो आप उनमें से फिर कोई स्टूडेंट निशान लगा के आ जाता है। लेकिन याद रखें फिनोलिक रेजन जो अगर लिखा है तो उसको भी आप हॉट ड्राइंग ऑयल बोलते हैं, उसको निशान लगाना है। क्लियर है? उसके बाद पॉलीयूरेथेन हो गया, सिलिकॉन हो गया, स्टाइरीन, वनाइल, ये 2 रहेगा जी। समटाइम रेफर टू एज अ बाइंडर, स्टाइरीन को भी बाइंडर है, एंड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द अदर प्रॉपर्टी। ये जस्ट मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है, प्योरली स्टाइरीन वो कहता है यूज नहीं हम कर रहे। स्टाइरीन इज रेफर टू एज वनाइल टाइप मोनोमर। वनाइल की तरह का लगता है स्टाइरीन और वनाइल, दोनों तकरीबन एक जैसी प्रॉपर्टी और एक जैसे जो है ना वो केमिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। एंड इज यूज टू क्रॉस लिंक द फिल्म। ठीक है, और फिल्म बनाते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन के जरिए। वनाइल जैसे अभी पहले हमने कहा स्टाइरीन और वनाइल तकरीबन मोनोमर है। उसके बाद में वनाइल को फिर मजीद पढ़ते हैं जी। एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द वनाइल डिपेंड अपॉन द डिजाइन and use, but in general has slightly better property than a similar material chlorinated rubber। ये वनाइल, स्टाइरीन और क्लोरीनेटेड रबड़ है। कहता था करीबन इनके स्ट्रक्चर आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी इन सब में से जो है वो वनाइल देता है। However, वनाइल यूज आर डिफरेंट सॉल्वेंट ग्रुप एंड वाटर। वनाइल का जो ग्रुप है सॉल्वेंट इसमें जो यूज किया जाता है वो डिफरेंट है, वो जो क्लोरीनेटेड रबड़ का है वो नहीं है। क्लोरीनेटेड रबड़ तो सिर्फ एक ही ग्रुप तक महदूद है और बाकी जो है ये इनके डिफरेंट हैं। जैसे कि ये देखें आप, यहाँ पे क्लोरीनेटेड रबड़ सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ हल होता है, जाइलिन, टॉलिन या बेंजीन, इनमें से कोई एक सॉल्वेंट हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? जी सर। ये बेटा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ बाइंडर्स तक जो है वो मुकम्मल होता है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट देखेंगे कल।